आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। जब किसी इंडक्टर में करंट का फ्लो कराया जाता है तब उसमें करंट का अमाउंट जो होता है प्रारंभ में शुरुआत में बढ़ता है और जब करंट धीरे इंक्रीज करके एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करती है, इस प्रक्रिया में इस प्रोसेस में एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। इस बैक ईएमएफ के जनरेट होने के कारण करंट जो होती है वो इस्टेब्लिश होने में कुछ टाइम लेती है और उस टाइम तक इस्टेब्लिश होने में इलेक्ट्रिसिटी को बैक ईएमएफ के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है और यही वर्क जो होता है उस कॉइल यानी कि उस इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अगर हमने यहाँ से कोई करंट दिया तो यह करंट जो होती है वो शुरुआत में जीरो से बढ़ती है और जब जीरो से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक ये करंट बढ़ेगी तो चेंज होगा किस चीज़ में, करंट में, और जब करंट में चेंज होगा तो इसमें एक बैक ईएमएफ का जनरेशन होगा और इस इलेक्ट्रिसिटी को उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क उस इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि किस एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन वह पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम लोग को अब जानना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब ही होती है जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लाया जाता है, तब जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, इसलिए वहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ तो इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया और जब करंट का अमाउंट बढ़ रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करने में जो इलेक्ट्रिसिटी को एस्टेब्लिश करने में जो वर्क होता है वह इस कॉइल में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स होता है वह फ्लक्स जब चेंज होता है तब उस फ्लक्स चेंज के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करना पड़ता है। चूँकि वह मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण यह पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस कारण से इस पोटेंशियल एनर्जी को मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी इंडक्टर में किसी भी कॉइल में जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है वो किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो तुम कहोगे वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि करंट के कारण इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ रहता है। तो द वर्क डन इन एस्टेब्लिशिंग ए करंट इन ए कॉइल is stored in the form of magnetic potential energy of a coil or solenoid। ठीक, तो अब हम किस तरह से जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट करंट क्या होगी, करंट प्रारंभ में जीरो थी, इसके बाद ये आई तक इस्टेब्लिश हो रही है, जीरो से आई करंट डेवलप होने में कितना वर्क डन बैक ईएमएफ के अगेंस्ट किया जाएगा, इसी वर्क डन को ही हम निकाल लेंगे। दैट वर्क डन इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉइल और सोलेनॉइड। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं P = W/T। ये पावर का फार्मूला है, P = W/T। अब अगर स्मॉल वर्क डन हो रहा होगा तो P = dW/dt। तो dW क्या हो जाएगा, P × dt। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं
कि एक फार्मूला होता है V इक्वल टू एक फार्मूला और होता है, वो हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो P इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E इंटू आई इक्वल टू dW अपान dt। अब E की जगह क्या है, P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। E इंटू आई, E क्या है, इंड्यूस्ड EMF है। तो E की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, E की जगह हम लोग लिख देते हैं di बाई dt। तो E इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी, सॉरी E इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी इंटू आई इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान डी टी। अब यहाँ से तब डी टी दोनों तरफ से हट जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल आई डी आई। देन वर्क डन इन establishing current from 0 to I will be। अब 0 to I तक के लिए जितना वर्क डन होगा वो क्या होगा, L बाहर हो जाएगा, I डी आई 0 to I। अब यह W dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और यह W इक्वल टू हो जाएगा L, और ये हो जाएगा I स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि W इक्वल टू आ गया हाफ L I स्क्वायर, है ना। दिस वर्क डन इज stored in form of मैग्नेटिक, ये याद रखना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल, चाहे कॉइल कहो चाहे सोलेनॉइड कहो। तो इसी को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, U इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। तो किसी भी कॉइल में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ L I स्क्वायर के बराबर होती है। फिर से समझो, P बराबर dW अपान dt क्या है, पावर की डेफिनेशन है। P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E इंटू आई। E क्या है, E आपका इंड्यूस्ड EMF है, और I क्या है, करंट है जो डेवलप हो रही है, dW अपान dt। तो E की जगह यल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF में माइनस साइन का यूज नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कहे थे, तो वहाँ माइनस लगा होता था, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ माइनस को हटाया गया है क्योंकि हम यहाँ पर केवल EMF के मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हैं। तो dt दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है, हट जाएगा, तो dW इक्वल टू यल आई डी आई हो जाएगा। और तब पूरा 0 से I करंट डेवलप होने में जितना वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी को करना पड़ेगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू L इंटीग्रेशन ऑफ I डी आई 0 टू I, और इस तरह से हाफ L I स्क्वायर हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फार्मूला बड़ा हल्का नहीं है। ये U जो है वो हाफ L I स्क्वायर है। ये 2 नंबर का और 3 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्क का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ कॉइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे डेरिवेशन करना है, और पिछली नोट्स में ये हुआ भी है, नोट्स आपको दी जा चुकी है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर जो एनर्जी है U, अब यह जो U है, अगर तुम यहाँ से चाहो तो यल की डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर कोई कहे डायमेंशन ऑफ यल, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो U बराबर हाफ L I स्क्वायर, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। तो यल क्या हो जाएगा बेटा, 2U अपान I स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो,
डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी गुड, ये हो जाएगा ML2T-2 अपान A2, तो ये हो जाएगा ML2T-2 A-2। तो अगर और कोई तरीके से निकालोगे तो डायमेंशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये आ जाएगा। अब इसी में थोड़ा से और हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो चीज़ है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कॉइल यानी कि इंडक्टर भी इसको कहा जाता है क्योंकि इंडक्टेंस पैदा करता है ये, ठीक। तो U बराबर हम लोग क्या पढ़े, हाफ LI², देन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल U अपान वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी इंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और क्या कहते हैं उसकी लेंथ होगी। तो कोई कॉइल अगर है इस तरह से, अगर ये कोई कॉइल है तो इसकी लेंथ जो होगी वो अगर L है और इसका यह जो एरिया है वो A है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू L। और U हम लोग पढ़े हैं हाफ LI² अपान A इंटू L। यहाँ A क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसको याद रखना है हमको, ठीक। अब U क्या है, U कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ही U है वो, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर इस करंट को ध्यान देना, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर इसमें करंट I का फ्लो हो रहा हो इसमें, तो I को हम लोग लिख सकते हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 1/2 AL यहाँ हो जाएगा इंटू L। I को हम लोग जानते हैं B0 बराबर μ0 NI, कह सकते हैं नहीं, या वहाँ चाहे B लिख दो चाहे B0 लिख दो, है ना। तो हम B ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे B इक्वल टू μ0 NI, इसके एक्सिस पर जो फील्ड होता है वो μ0 NI होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपान μ0 N, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड और μ0 और N के टर्म में I को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। U इक्वल टू 1/2AL इंटू L, ये क्या हो जाएगा B² अपान μ0 स्क्वायर N², ठीक। तो अब इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ने चल रहे हैं, क्या होगा ये। तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इस चीज़ को अब हमको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारी चलेंगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं, N को क्या लिख सकते हो, कैपिटल N अपान L का होल स्क्वायर, कैपिटल N अपान L का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखा जा सकता है। और B को क्या लिखा जा सकता है, B को लिखा जा सकता है μ0, नहीं B को तो हटा ही दिए हैं, L को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर L जो है, सभी लोग ध्यान देना, पिछले ही स्टेप में हमको इसको कर लेना था। यहाँ पर L की वैल्यू को भी हम लोग रख देंगे, देखो चलो इसको हटा देते हैं। L की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी μ0 N² AL। अगर ध्यान दो तो L की वैल्यू वही क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है μ0 N² AL, और ये क्या हो जाएगा B² अपान μ0² N²। अब यहाँ से AL कट जाएगा, N² कट जाएगा, तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा B² अपान
टू म्यू नॉट स्क्वायर, बोलो बी स्क्वायर अपान टू, कहीं म्यू नॉट और अच्छा एक म्यू नॉट यहाँ से कट जाएगा, बी स्क्वायर अपान टू म्यू नॉट। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा यहाँ पर वो क्या आ गया, बी स्क्वायर अपान टू म्यू नॉट आ गया। और बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट का मतलब क्या है कि यू इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, यानी कि अगर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालें तो यू और बी का जो फार्मूला है वो इस तरह से होगा, बी के बढ़ने पर यू तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि ये पैराबोला ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से जाएगा और u इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। यही एक ऐसा फार्मूला है जो ये बताता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है किसी यूनिट वॉल्यूम में, कोई कॉइल में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो कॉइल के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी का स्टोरेज है वो किस फॉर्म में है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो बी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके फॉर्म में वो एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है। यही कारण है कि जब हम लोग इसको फार्मूलेट करते हैं, जब हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं तो पूछा जाता है कि कॉइल में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, तो तुम कहोगे कॉइल में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड है। तो कोई भी कॉइल में जो एनर्जी होती है वह मैग्नेटिक फील्ड में के रूप में होती है। इसी तरह से कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर होता था तो वहाँ एनर्जी किस रूप में स्टोर होती थी, वहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती थी। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो वहाँ U बराबर आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर दोनों ये फार्मूले को तुम टैली करो तो यहाँ B का स्क्वायर है, यहाँ E का स्क्वायर है, यहाँ अपान में 2 है, यहाँ अपान में 2 है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर 1 अपान म्यू नॉट रख दो और E की जगह B रख दो तो यह पूरी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लग गई, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन तुम्हारा ये है एग्जाम्पल 6.10, यह भी इसी पर बेस्ड ऑन है। अब एग्जाम्पल 6.10 हम लोग देखने चल रहे हैं। कह रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ए एंड लेंथ एल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल के टर्म में हमें मैग्नेटिक एनर्जी जो है स्टोर हो रही है उसको निकालना है। हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो जो अभी पीछे हमने कराया है उसी का फिर से रेपिटेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक, हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। कह रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में निकालने को कह रहा है। तो हाफ और एल की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, पीछे अभी हम लोग निकाले हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये जानते हो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी बी अपान म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर जो आएगा, यानी कि जो अभी पीछे हमने कराया है वही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हो गया और 1 अपान 2 म्यू नॉट से म्यू नॉट का स्क्वायर एक कट जाएगा, एक यहाँ पे म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए एल अपान 2 म्यू नॉट। तो यू इक्वल टू ये हो गया, ठीक। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, पीछे हमने अभी कराया भी है। तो बी स्क्वायर ए एल अपान 2 म्यू नॉट आया भी है, तो ये हमारा ए पोर्शन हो गया। फिर क्या कह रहा है, कंपेयर हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये भी क्वेश्चन हम पीछे करा ही चुके हैं और उसी का एक पार्ट है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पूरी वही चीज़ें हैं, बस उसको 2 पार्ट में अब यहाँ कर दिया गया है। तो U इक्वल टू यू अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि U अपान ए इंटू एल,
क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट ए एल, ए एल से ए एल कट गया, आएगा क्या बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट, है ना। आल्सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे ही लिखना है पड़ेगा बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर इज, कैपेसिटर में यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, इसके बाद डैश करके लिखेंगे U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब देखो 1/2 बी स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या है 1/म्यू नॉट। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ एनर्जी आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फील्ड, स्क्वायर ऑफ फील्ड। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो काम इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टोरेज में कैपेसिटर में होता है, वही काम मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी के स्टोर होने में कॉइल में होता है। तो 10 both energies are similar, इनके ओरिजिन अलग अलग हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, लेकिन दोनों में एनालॉजी ज़रूर है। तो दोनों में ही एनर्जी जो है वो क्या है, फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और दोनों में ही एक कांस्टेंट है, एक जगह कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है तो उसकी जगह यहाँ 1/म्यू नॉट है, जहाँ वहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है। तो इस तरह से बोथ एनर्जीज आर एनालॉजिकल टू ईच अदर, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे इनका जनरेशन, तो जनरेशन दोनों का अलग अलग है। एक का जनरेशन चार्ज के कारण होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और दूसरे का जनरेशन करंट में चेंज यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और लग गया। इसके बाद हम लोग पीछे क्वेश्चन में आते हैं बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6.8 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने चल रहे हैं। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। एक करंट है किसी कॉइल में, कह रहा है करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम, कॉइल नहीं बोला गया है, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर में आता है कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में। इफ़ द एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, अगर जो एवरेज ईएमएफ है वो 200 वोल्ट का जनरेट होता है, तब गिव एन एस्टिमेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि सर्किट में कहीं ना कहीं क्लोज्ड सर्किट है तो कॉइल के रूप में होगी। तो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर जा रही है करंट कितने सेकंड में, टाइम दिया गया है, टाइम दिया है 0.1 सेकंड। तो अब हम लोग E, और E जो दिया है वो 200 वोल्ट है, तो यहाँ से हम लोग E बराबर क्या देखेंगे, -L di/dt, ये हमारा फार्मूला है। E है 200 वोल्ट माइनस L ही पूछा गया है, di का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 0 में से 5 एम्पियर है ना, 5 से 0 हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन dt, टाइम का वैल्यू क्या है यहाँ, बहुत शॉर्ट टाइम है तो 0.1 सेकेंड है। तो 200 बराबर हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 50L, ये 0.1 से यहाँ जाएगा 50 हो जाएगा, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हेनरी। तो अगर कोई पूछे यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज 4 हेनरी, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार आया हुआ है ये, ठीक है ना।
तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से है बेटा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 6.9 ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, यानी कि 1 जो है 1.5 हेनरी है। इफ़ द करंट इन ए कॉइल चेंजेज 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। तो एक कॉइल में जो करंट चेंज हो रही है वो 0 से 20 एम्पियर है, तो 0 से 20 एम्पियर है ना, तो डी आई क्या है, 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 एम्पियर, 0 से 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, तो डी टी इक्वल टू क्या है, 0.5 सेकेंड है। ठीक, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। तो जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा दूसरी कॉइल से, ठीक है ना, यानी कि φ2। तो φ2 जो होगा वो क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हमको M21 कर लेंगे। M21 दिया है 1.5 हेनरी, DI दिया है 20 से 0 तक, तो 20 हो जाएगा, DT है 0.5 सेकेंड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि E इक्वल टू जो होता है वो माइनस M21 DI1 बाई DT। इस तरह से दूसरी कॉइल में जो EMF जनरेट होगा वो E2 होगा, और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस डी φ2 अपॉन DT बराबर माइनस M21 DI1 बाई DT। ठीक, तो माइनस 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 दोनों तरफ से हट जाएगा, तो डी φ2 अपॉन DT कितना है 0.5 माइनस M21 1.5 माइनस हट जाएगा, और DI1 क्या है 20 अपॉन DT क्या है 0.5 कट गया, तो डी φ2 क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स इन सेकंड कॉइल क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 एक 0, तो 30 वेबर। तो 30 वेबर का चेंज इन फ्लक्स यहाँ पर होगा, जैसा कि हमको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनके पहले के सारे क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं, और 8 और 9 जो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से था, और क्वेश्चन नंबर 10 जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है ये भी पहले कराया जा चुका है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।